ओके, तो कल हमने फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ी थी, राइट? होपफुली आप लोगों ने आज प्रैक्टिस कर लिया होगा उसको। कोई डाउट है उसमें? फंक्शन ओवरलोडिंग का क्या मतलब पढ़ा था हमने? वी कैन रीयूज द नेम ऑफ द फंक्शन टू ओवरलोड इट विथ मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज with conditions applied, and those conditions are what? Either the number of parameters of the function should be different or the type of the parameter should be different. अगर सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर भी डिफरेंट है तो भी हमने कल देखा था कि दैट इज ऑल्सो अंडर द कंडीशन ऑफ टाइप ऑफ पैरामीटर्स के डिफरेंस में आ जाता है। ठीक है, क्लियर है? ओके, आज कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, सो व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर? स्पेशल अच्छा, शॉर्ट में अगर हम कहें तो ये कहें कंस्ट्रक्टर जो नाम बता रहा है कि इट इज़ यूज टू कंस्ट्रक्ट द ऑब्जेक्ट, इट इज़ यूज टू कंस्ट्रक्ट द ऑब्जेक्ट। थोड़ा मैं डिसएग्री करूंगा इस बात से कि इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, क्योंकि देयर आर फ्यू थिंग्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम फंक्शन। ठीक है, अभी इसको भी डिस्कस कर लेंगे, बुक्स में अक्सर लिखा होता है, कोई बात नहीं, तो दैट द डिबेटेबल थिंग। अच्छा, अब जब हम कहते हैं दिस इज समथिंग विच इज मेंट टू कंस्ट्रक्ट द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्शन के टाइम पे क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके कंस्ट्रक्शन के टाइम पे क्या होता है? मेमोरी एलोकेशन होता है, राइट? ऑब्जेक्ट का जितने भी ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेट मेमोरी एलोकेशन होगी, और हर ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी फील्ड्स हैं, ठीक है, उन फील्ड्स के लिए मेमोरी एलोकेशन होगी। फंक्शंस की बात मैं यहाँ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फंक्शन जो है पैसिव है। ठीक है, वो मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई तब तक नहीं करेगा जब तक फंक्शन इन्वोक ना हो, और एक टाइम में पूरे क्लास से यानी उस ऑब्जेक्ट पे उस जितने भी फंक्शन डिफाइंड है उनमें से कोई एक फंक्शन में ही आप एंट्री ले सकते हैं, यानी एक टाइम में एक ही फंक्शन एक्टिव हो सकता है एट मैक्स, राइट? और वो जब एक्टिव होगा तो उसमें भी उसका जिस स्टेटमेंट में करंट स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट हो रहा है वो स्टेटमेंट और उसके मेथड के लोकल वेरिएबल्स जो है वो मेमोरी में जाएंगे, और वो उस मेमोरी से डिफरेंट है जिस मेमोरी में ऑब्जेक्ट और उसके फील्ड्स जाते हैं। ठीक है, यानी जब फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो फंक्शन, अब जैसे मान लीजिए एक फंक्शन मेन फंक्शन है, इससे आपने ऐड फंक्शन कॉल करा, ठीक है, ऐड टू नंबर्स, ठीक है, उससे एक और तीसरा फंक्शन कॉल हुआ, तो जब तीसरा फंक्शन काम करके वापस आएगा तो किस में आएगा? ऐड में आएगा। ऐड से वापस आएगा तो किस में आएगा? मेन में आएगा। यानी कॉलर तक रिटर्न होकर के आएगा, और दिस कॉल चेंज जो है दिस इज वेरी मच सूटेबल फॉर अ डाटा स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं स्टैक। स्टैक में क्या होता है, जो टॉप की चीज़ है सबसे पहले निकलती है, तो जो सबसे पहले मेन कॉल हुआ समझ लीजिए स्टैक के बॉटम में चला गया। उसके बाद मैंने कहा कि एक ऐड मेथड कॉल हो रहा है, वो मेन के ऊपर स्टैक में आया, उसके ऊपर ऐड अगर कोई और मेथड कॉल कर रहा है तो वो उसके ऊपर आया। अब जब लास्ट मेथड फिनिश हुआ तो वो स्टैक से बाहर निकला पहले, फिर वो ऐड में इंटर किया जहाँ से कॉल कर रहा है, फिर वहाँ से बाहर निकला, फिर मेन में इंटर किया। तो ये जो स्टैक होता है दैट इज नॉट इनसाइड द हीप। ऑब्जेक्ट जो होता है वो हीप में होता है, दैट्स द लार्जेस्ट चंक ऑफ मेमोरी। ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ उसके सारे एट्रीब्यूट्स जाते हैं। ठीक है, अलॉन्ग विद सर्टेन डिफिनेशंस। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये जो मेथड का कॉल होता है ये पैसिव चीज़ होती है। मेथड जो होता है, फंक्शन होता है, वो पैसिव चीज़ होती है, वो एक्टिव चीज़ नहीं होती है। लेकिन एट्रीब्यूट्स एक्टिव होते हैं, वो मेमोरी में हमेशा स्पेस ऑक्यूपाई करते रहेंगे जब तक वो गार्बेज कलेक्ट ना हो जाए वो ऑब्जेक्ट। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाते हैं? हीप में जाते हैं। फंक्शन कहाँ जाता है? फंक्शन कॉल जो होता है तो उसका स्टेटमेंट कहाँ जाता है? अलॉन्ग विद मेथड लोकल वेरिएबल्स स्टैक में जाता है। ये बात याद रहेगी? ठीक है, ओके। तो व्हेन वी से वी कंस्ट्रक्ट एन ऑब्जेक्ट, इसका मतलब हीप में ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसके एट्रीब्यूट्स के लिए जगह रिजर्व हो रही है, और कंस्ट्रक्टर का काम क्या है कि जब रिजर्व हो गई जगह तो वो जो एट्रीब्यूट्स है यानी फील्ड्स हैं उनकी वैल्यूज़ को फर्स्ट टाइम इनिशियलाइजेशन किसी वैल्यू से करना, ये काम किसका है? कंस्ट्रक्टर का है। इसी को हम बोलते हैं टू कंस्ट्रक्ट एन ऑब्जेक्ट।
ठीक है। सो कंस्ट्रक्ट एन ऑब्जेक्ट एंड दैट फर्दर मीन्स इट इनिशियलाइजेस ऑल द इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ कहीं भी मेथड का जिक्र नहीं आ रहा है या फंक्शन का जिक्र नहीं आ रहा है। बात क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा, समझ में आ रही है बात? अभी आते हैं उस पर। मैं क्यों कह रहा हूँ कि उसको मैं फंक्शन कहने से मना कर रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ बताता हूँ अभी। आप लोग का डेमो बीटेक इसमें कौन सा प्रोजेक्ट है, याद है कुछ? याद है? न्यू जावा प्रोजेक्ट इतनी बार कर रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से चीज़ रट भी जाए कैसे करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर डेमो, ठीक है। उसी प्रोजेक्ट में बना सकता था मैं, लेकिन मैं बना रहा हूँ बार बार ताकि आप देखते देखते एक तरह से याद भी हो जाए और दिमाग में चीज़ बैठ जाए कैसे करना है। SRC जनरेट हो रहा है कंस्ट्रक्टर डेमो के अंदर। फिनिश, ये आपका कंस्ट्रक्टर डेमो बना, ठीक है, दिख रहा है बेटा? SRC खाली है। सबसे पहला काम क्या करते हैं, बिना पैकेज के काम नहीं करेंगे, मॉड्युलरिटी का ध्यान रखेंगे, ठीक है। बिना पैकेज के मॉड्युलरिटी नहीं आएगी, ठीक है। तो राइट क्लिक करा हमने, न्यू पैकेज डेमोज डॉट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। डेमो सारे डेमोज में रहेंगे, अभी मैं कंस्ट्रक्टर डेमो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिनिश, अभी एम्प्टी है। राइट क्लिक करा, न्यू क्लास, मान लीजिए मैंने क्लास का नाम लिखा अकाउंट, बैंक अकाउंट, जैसे बैंक अकाउंट होता है ना, तो समझ लीजिए बैंक अकाउंट है, तो एक क्लास लिखा मैंने। इसमें मैं मेन जनरेट नहीं करूँगा, इसलिए मैं इसको क्लिक नहीं कर रहा हूँ। मेन मेथड मुझे इस क्लास में नहीं चाहिए, ये सिर्फ एक एंटिटी है। और एंटिटी का मतलब क्या होता है, हर वो चीज़ जो फिजिकल या कंसेप्चुअल किसी एग्जिस्टिंग चीज़ से रिफ्लेक्ट की जा सके या रिलेट की जा सके, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट एक फिजिकल एंटिटी हो गई। बैंक अकाउंट इज अ कंसेप्चुअल एंटिटी, ठीक है, कंसेप्चुअली लॉजिकल है, ठीक है। फिनिश, अब इसके 2-3 फील्ड हम बना लेते हैं, बस ज़्यादा नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा पर्पस सिर्फ कंस्ट्रक्टर को एक्सप्लोर करना है। तो मैंने कहा कि स्ट्रिंग अकाउंट होल्डर नेम, ठीक है, करेक्ट, बाइट अकाउंट होल्डर एज, ठीक है, लॉन्ग अकाउंट नंबर, करेक्ट। चलिए बस 3 पे बात करते हैं, ठीक है, इतना हो गया है। अब ये जो 3 फील्ड बनी है, ये 3 फील्ड अपनी अपनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। अगर हम फॉर एग्जांपल, मैंने एक और क्लास बनाया टेस्ट अकाउंट, फॉर एग्जांपल न्यू क्लास टेस्ट अकाउंट, ठीक है। अब चूँकि टेस्ट करना है तो इसको मुझे प्रोग्राम को चलाना पड़ेगा, इसमें मुझे मेन मेथड चाहिए, अकाउंट में नहीं चाहिए, इसमें चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को मैंने सिलेक्ट कर लिया जनरेट करने के लिए। तो ये अब टेस्ट अकाउंट में ये अपने आप ये चीज़ जनरेट हो गई। अकाउंट का मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, मान लीजिए 2 ऑब्जेक्ट बनाना है। एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया अकाउंट आपके नाम से, क्या नाम है आपका? यश। यश के नाम से मैंने अकाउंट बनाया, ठीक है। अकाउंट यश इज इक्वल टू न्यू अकाउंट, करेक्ट। एक अकाउंट में बना रहा हूँ आपके नाम से, क्या नाम है आपका? वाजिब। वाजिब सही स्पेलिंग यही है ना, उसमें गलत है, इनरोलमेंट नंबर में है, लिस्ट में न्यू अकाउंट, ठीक है। 2 ऑब्जेक्ट बने, इसका मतलब मेमोरी में
दो अलग अलग स्पेस रिजर्व हुई है, एक का एड्रेस या रेफरेंस, एड्रेस हम सी प्लस प्लस में कहते हैं, यहाँ पे मैं रेफरेंस वर्ड यूज़ करना ज़्यादा बेटर समझूंगा। एक का रेफरेंस यानी उस तक पहुँचने का तरीका वेरिएबल यश में सेव हो गया है, सिर्फ वो रेफरेंस है, पूरा ऑब्जेक्ट नहीं है ना। उस ऑब्जेक्ट तक हीप में कैसे पहुँचेंगे, उसको पहुँचने के लिए कुछ कोड होगा, इनक्रिप्टेड कोड होगा, वो कोड यश के अंदर स्टोर हो गया है। सी प्लस प्लस में अगर आप कहें तो आप बोलते हैं एड्रेस हो गया स्टोर, रेफरेंस वेरिएबल में एड्रेस स्टोर हो गया। ऑब्जेक्ट तो बड़ा है ना, एड्रेस तो छोटा होगा, ठीक है। जैसे आपका घर जो है वो ज़मीन में बहुत बड़ी जगह स्टोर करता है, लेकिन उसका एड्रेस आप एक स्लिप पर लिख करके दे देंगे, राइट, ठीक है। सिमिलरली दूसरा ऑब्जेक्ट बना वो भी उतना ही स्पेस लेगा मेमोरी में, हीप में, लेकिन उसका एड्रेस जो है वाजिब नाम के वेरिएबल में जा करके उसका रेफरेंस स्टोर हो गया। तो ये ध्यान रखिए, यश और वाजिब बहुत छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं, और रियल ऑब्जेक्ट जो है वो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। उन ऑब्जेक्ट्स में रिजर्व जो हो रही स्पेस यश के लिए और वाजिब के लिए, दोनों के लिए अलग अलग स्पेस रिजर्व हुई है। दोनों के अलग अलग अकाउंट होल्डर नेम दोनों के अलग होंगे, इनका पूरा नाम होगा, उनका पूरा नाम होगा, राइट। दोनों की डिफरेंट एज हो सकती है, वो अलग अलग स्टोर करेगी, ठीक है। दोनों का स्पेस अलग है, ठीक है। यहाँ भी दोनों अलग अलग जगह पे बैठे हुए हैं, ठीक है। अकाउंट नंबर दोनों का अलग अलग होगा। अब हम कह सकते हैं कि अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ कि इनमें से किसी एक ऑब्जेक्ट को कितनी स्पेस चाहिए, तो इसमें कुछ स्टैटिक पार्ट होगा, कुछ डायनेमिक पार्ट होगा। मतलब कुछ हम जो कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ हम डायनेमिकली हमें एज्यूम करना पड़ेगा, अभी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अकाउंट नंबर का हमें पता है 8 बाइट लेगा, तो 8 बाइट तो रिजर्व हो गई हर ऑब्जेक्ट के लिए। अकाउंट होल्डर एज 1 बाइट है, तो 8 प्लस 1 9 बाइट हो गई। अब ये अकाउंट होल्डर नेम जो है इट्स अगेन अ ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप स्ट्रिंग विच इज मेंटेनिंग अ कैरेक्टर अरे इनसाइड। तो डिपेंडिंग अपॉन द फर्स्ट इनिशियलाइजेशन ऑफ द कैरेक्टर अरे, जो आपका नाम का वर्ड की लेंथ होगी, जैसे आपका पूरा नाम क्या है, यश कुमार, तो यश कुमार, यश 4 लेटर स्पेस कुमार 5 लेटर, यानी 10 लेटर। 10 लेटर मतलब 10 बाइट, एटलीस्ट 10 बाइट प्लस ओवरहेड ऑफ स्ट्रिंग जो होगी, वो सब मिला करके हम स्पेस एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। फिर कुछ इस ऑब्जेक्ट की अपनी ओवरहेड भी होगी, ठीक है। तो एक रफ तरीके से हम अंदाज कर सकते हैं कितनी स्पेस ये ले रहा होगा, राइट। तो कुछ पार्ट तो स्टैटिक है, जैसे अकाउंट नंबर और अकाउंट होल्डर, ये 8 और 1 बाइट ही देगा, नो मैटर व्हाट, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हो। ये चीज़ वेरी करेगी डिपेंडिंग किस चीज़ से आप इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, किस नाम से इनिशियलाइज कर रहे हैं, करेक्ट। क्लियर है भाई। अब आते हैं ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अकाउंट यश इज इक्वल टू न्यू अकाउंट जो मैं कह रहा हूँ, तो ये ऐसा ही है जैसे मैं कहूँ इंट एक्स इज इक्वल टू 7। तो इंट एक्स का ये वाला जो पार्ट है ये क्या डिक्लेरेशन है ना। अकाउंट यश का मतलब यश नाम का वेरिएबल है जो कि अकाउंट टाइप का रेफरेंस वेरिएबल है, यानी अकाउंट टाइप के ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करेगा, ठीक है, या रेफरेंस स्टोर करेगा, ठीक है। इज इक्वल टू 7 यहाँ पे इसका मतलब एक वैल्यू असाइन कर दी। न्यू अकाउंट का मतलब रन टाइम में जेवीएम को इंस्ट्रक्शन है कि नया अकाउंट क्रिएट करो, नया अकाउंट क्रिएट करो, ध्यान से सुनो, बाई कॉलिंग द नो आर्ग कंस्ट्रक्टर, बाई कॉलिंग अ नो आर्ग कंस्ट्रक्टर। ये जो अकाउंट देख रहे हो ना, ये टाइप नहीं है, ये फंक्शन की तरह मेथड है ना। तो मेथड को जैसे कॉल करते हैं वैसे कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करते हैं, है ना। तो दिस इज अ कॉल टू द कंस्ट्रक्टर, and because we have not defined any constructor inside the account class, ये किसी और बैच का है, ये account class कहाँ गया, ये वाला कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइंड नहीं है अभी तक, ठीक है। तो क्या होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर जो है एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इंसर्ट करेगा, जैसा सी प्लस प्लस में होता था, जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। वी कॉल इट अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब डिफ़ॉल्ट है तो उसको ये नहीं पता कि उसको एक पैरामीटर लेके बनाना है, 2 पैरामीटर लेके बनाना है, या इसमें 3 फील्ड्स है तो 3 पैरामीटर का भी हो सकता है ना। तो वो क्या करेगा, वो 0 पैरामीटर यानी नो विदाउट एनी पैरामीटर एक कंस्ट्रक्टर बना देगा, दैट इज डिफ़ॉल्ट। एक रूल पे स्टिक हो गया
कि जब भी कंस्ट्रक्टर को, जब भी कंपाइलर कंपाइलर को आपका कोई भी कंस्ट्रक्टर बना बनाया यूज़र की तरफ से नहीं मिला, तो वो एक कंस्ट्रक्टर बनाएगा और वो हमेशा नो और कंस्ट्रक्टर ही बनाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं टेस्ट अकाउंट में ये जो कॉल जा रही है ये नो और कंस्ट्रक्टर की जा रही है, इसके अंदर कोई वैल्यू पास नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर रहा हूँ, राइट, करेक्ट। ये नो और कंस्ट्रक्टर है, और नो और कंस्ट्रक्टर चूंकि मैंने नहीं बनाया है तो कंपाइलर ने जो बाइट कोड हमारा जनरेट किया है ना डॉट क्लास फाइल, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना के रख दिया है, एंड दिस साइड इज अ कॉल टू द न्यू कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक 7 इज बीइंग इनिशियलाइज्ड टू x। ठीक है, यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल है ना, तो रेफरेंस वेरिएबल तो ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज होगा ना, ऑब्जेक्ट के एड्रेस से इनिशियलाइज होगा, राइट। क्या क्लियर है बात? ठीक है, तो आप एज्यूम ऐसे करो कि जब आपने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है तो अकाउंट क्लास के अंदर कुछ इस टाइप का कंस्ट्रक्टर जनरेट हो गया होगा, अकाउंट सुपर, कुछ इस टाइप का जनरेट, कोई भी मीनिंगफुल स्टेटमेंट नहीं है उसके अंदर, कोई भी इनिशियलाइजेशन नहीं है ना, कुछ इस टाइप का जनरेट हो गया होगा। दैट्स क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। इसको मैं नहीं भी लिख रहा हूं तो भी ये यहाँ पर है, इसको मैं नहीं भी लिख रहा हूं तब भी वो यहाँ पर है, और ये जो आप देख रहे हैं राइट साइड ऑफ द इक्वल टू, ये उसी कंस्ट्रक्टर को कॉल करके ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है। तो अगर मैं कहूँ इस स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करो तो बोलिएगा कि लेफ्ट साइड ऑफ द स्टेटमेंट इज द डिक्लेरेशन स्टेटमेंट फॉर द रेफरेंस वेरिएबल यश टू बी ऑफ द टाइप अकाउंट। इसको मैं दो स्टेप में अगर लिखूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता था, यहाँ पे ऐसे करा, ऐसे भी तो लिख सकता था, वही बात हो गई ना, दो पार्ट में ब्रेक कर दिया मैंने। तो ये जो लेफ्ट पार्ट था वो क्या था, इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन था, और राइट साइड क्या था इनिशियलाइजेशन। ये आप ऑब्जेक्ट बना के डाल रहे हैं, एंड व्हेन यू इनिशियलाइज दिस स्टेटमेंट मींस दैट इट्स एन इंस्ट्रक्शन टू द JVM टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट by using a constructor which is a no or constructor, and because we have not declared a constructor which is a no or constructor, so that's a default constructor। ठीक है, पहला रूल, an object cannot be created without calling the constructor, the object cannot be created without calling the constructor। तो अगर ऑब्जेक्ट बन रहा है तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, चाहे जावा की बात करूं, चाहे C++ की बात करूं, चाहे C# की बात करूं, या किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जहाँ पे ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट है, क्लास डिक्लेयर है, उसका ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हैं, तो वहाँ पे बिना कंस्ट्रक्टर कॉल के ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, आप C++ में कोड लिखते थे, वहाँ पे दो तरीका था ऑब्जेक्ट क्रिएशन का। अगर आप सिंपली ऐसे इतना ही लिख देते अकाउंट यश, तो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता था, याद है। बेसिकली ये शॉर्टकट है नो और कंस्ट्रक्टर का ही। ठीक है, इससे ये मत कंफ्यूज कीजिएगा कि ये वाली लाइन आपको नहीं दिख रही है तो वो नहीं हो रहा है, तब भी वही हो रहा है, नो और कंस्ट्रक्टर ही कॉल हो रहा है, विच इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, करेक्ट। और C++ में हमने देखा था कि डायनेमिक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन जिसको कहते हैं, उसमें ये वाला सिंटेक्स भी था, दोनों सिंटेक्स वहाँ काम करता है, अगर याद हो तो है। वर्चुअल नहीं, वर्चुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, न्यू कीवर्ड यूज करते हैं ना, वही कह रहा हूँ मैं। तो सेम सिंटेक्स भी आपको मिलेगा और वो वाला भी मिलेगा। जावा में यही वाला सिंटेक्स है, वो वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ से सिर्फ डिक्लेरेशन होगा, यहाँ से ऑब्जेक्ट क्रिएशन नहीं होगा। अगर सिर्फ इतना करके आपने छोड़ दिया तो यश पे आप ना तो कोई वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं, ना मेथड को इन्वोक कर सकते हैं। करेक्ट, ठीक है। उसके लिए पहले ऑब्जेक्ट बनना जरूरी है, और ऑब्जेक्ट इसी तरीके से बनेगा। क्लियर है? अब देखिए, ये जो नेम है कंस्ट्रक्टर का, मैं कह रहा हूँ दिस इज द कॉल टू द कंस्ट्रक्टर, दिस इज द कॉल टू द कंस्ट्रक्टर, दिस इज नॉट टाइप डिक्लेरेशन, दिस इज द कॉल टू द कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर का जो नाम है ये क्या है, दिस इज सेम एज द नेम ऑफ द क्लास, सेम एज द नेम ऑफ द क्लास। करेक्ट। अब मैं ये कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ,
मान लीजिए कि आप बैंक में अकाउंट खोलने गए, तो जब आपका अकाउंट खुल रहा है उस वक्त दो चीज़ तो मैंडेटरी होनी ही चाहिए। एक तो अकाउंट होल्डर का नाम, दूसरा उसका एक अकाउंट नंबर जनरेट होना चाहिए। मान लीजिए बाकी इन्फॉर्मेशन वो बाद में अपडेट कर दे, एड्रेस प्रूफ बाद में दे दे, लेकिन एटलीस्ट मैं एक बिजनेस अपनी तरफ से क्रिएट करके दे रहा हूँ। जरूरी नहीं कैसा ही हो, मैं मान रहा हूँ कि हमारे बैंक का जिसका सॉफ्टवेयर है उसका ये रूल है कि एटलीस्ट जब कोई बंदा आए अकाउंट खुलवाने तो उसका नाम हमें चाहिए और उसके लिए एक अकाउंट नंबर हम बना के देंगे, तभी उसका अकाउंट खाता खुलेगा। और जब उसका अकाउंट खुल रहा है तो उसका मतलब उसका अकाउंट नंबर भी जनरेटेड होना चाहिए। बाद की जो डिटेल्स हैं, उसके एज हो गया, उसकी KYC की डिटेल हो गई, जैसे आधार कार्ड नंबर वगैरह हो गया, ठीक है, उसके टैक्सेशन की डिटेल, पैन कार्ड हो गया, इसको चलो हम बाद में भी आपसे डॉक्यूमेंट लेकर के अपडेट कर देंगे। तो ये हमारा बिजनेस की रिक्वायरमेंट हो गई, ठीक है। तो अब हमारा कंस्ट्रक्टर भी, जब हम ये जानते हैं रूल कि ऑब्जेक्ट तभी बनेगा जब ये दो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इनिशलाइज हो जाए, तभी खाते को कहेंगे खाता खुला, ठीक है। तो अकाउंट का ऑब्जेक्ट भी बिना इन दो वेरिएबल्स के इनिशियलाइज हुए बिना नहीं बनना चाहिए, राइट। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विद टू पैरामीटर, एंड द टू पैरामीटर शुड बी अकाउंट होल्डर नेम एंड अकाउंट नंबर, ठीक है। भाई जो पेपर वर्क होता है उसी को तो ऑटोमेट करते हैं सॉफ्टवेयर में ना, ठीक है। तो पेपर वर्क की मैंने रिक्वायरमेंट दी, अब उसी को हम ऑटोमेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसका कोड क्या होगा कि भाई इन दो वेरिएबल्स के इनिशियलाइज या इन दो इन्फॉर्मेशन की जानकारी के बिना अकाउंट नहीं खुलेगा। तो कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाना यानी अकाउंट खोलना, है ना। तो हम क्या कहेंगे, अकाउंट, वी विल यूज द सेम नेम एज द नेम ऑफ द क्लास, कुछ और नहीं, XYZ नहीं, सेम नेम एज द नेम ऑफ द क्लास। So the constructor name has to be same as the name of the class and that's case sensitive also. इसको स्मॉल ए नहीं कर सकता मैं, ठीक है। बाई कन्वेंशन अगर अकाउंट क्लास का नाम कैपिटल ए होना चाहिए तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी कैपिटल ए ही होगा, ठीक है, कैपिटल ए से ही शुरू होगा अकाउंट, ठीक है। सेम नेम एज द नेम ऑफ द क्लास, नो रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड। मेथड में और इसमें, फंक्शन और इसमें एक फर्क तो ये हो गया कि देयर इज नो रिटर्न टाइप, देयर इज नो रिटर्न टाइप, ठीक है। फंक्शन में रिटर्न टाइप होता है, इसमें रिटर्न टाइप नहीं है, ठीक है, करेक्ट। अकाउंट, दो पैरामीटर्स चाहिए मुझे, स्ट्रिंग अकाउंट होल्डर नेम, इस चीज को इनिशियलाइज करना है मुझे, और लॉन्ग अकाउंट नंबर को इनिशियलाइज करना है मुझे, ये दो चीज को इनिशियलाइज करना है। इसको बड़ा कर देता हूँ, कर्ली ब्रेसेस से बॉडी स्टार्ट हुई, एंड हुई, एरर गया आपका। अब देखिए ये वेरिएबल जो है, दिस हैज गॉट द सेम, दिस इज द मेथड लोकल वेरिएबल। जो पैरामीटर के वेरिएबल होते हैं उनका स्कोप क्या होता है, मेथड लोकल, यानी मेथड की बॉडी से बाहर उनका एग्जिस्टेंस खत्म, ठीक है। ये पैरामीटर के वेरिएबल हमेशा मेथड लोकल उनका स्कोप होता है। तो ये जो वेरिएबल नेम है अकाउंट होल्डर, इसका भी नाम है लेकिन इसका स्कोप मेथड लोकल है। और ये जो वेरिएबल है, ये अकाउंट होल्डर नेम जो है वो इंस्टेंस वेरिएबल बनेगा, जिसका स्कोप पूरे क्लास में है, विजिबिलिटी पूरे क्लास में है, ठीक है, क्लियर है। और जब तक ऑब्जेक्ट अलाइव रहेगा तब तक ये कुछ वैल्यू को होल्ड करेगा, करेक्ट, ठीक है। अब इन दोनों को मुझे डिस्टिंग्विश करना है, कुछ वैल्यू आकर के इसमें होल्ड करेगी, कंटेनर है, उससे हमें उस वैल्यू को इसमें पास करना है। ऑब्जेक्ट को तो इनिशियलाइज करना है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का मतलब क्या होता है, उसके इंस्टेंस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना। ये इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है, इंस्टेंस वेरिएबल क्या है, ये है। ये भी इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है, इंस्टेंस वेरिएबल क्या है, ये है, ठीक है। तो अब इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं क्या बोलूँगा, दिस डॉट अकाउंट होल्डर होल्डर, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक है, अकाउंट होल्डर, हाँ वहाँ गलती हो गई है, अकाउंट होल्डर नेम इज इक्वल टू
अकाउंट होल्डर नेम। ठीक है, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखो, मैं जब इस वाले राइट साइड वाले अकाउंट होल्डर को डबल क्लिक कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो कौन सा अकाउंट होल्डर हाईलाइट हो रहा है येलो से? पैरामीटर वाला, मेथड लोकल वेरिएबल वाला। ठीक है, इस साइड को अगर मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ तो कौन सा हो रहा है? इंस्टेंस आ रहा है। आईडी भी आपको डिफरेंस समझा रहा है। ठीक है, और इसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ शेडोइंग। जब मेथड लोकल वेरिएबल, जो मेथड का लोकल वेरिएबल है उसका नाम सेम हो एज इंस्टेंस वेरिएबल, देन बिकॉज मेथड लोकल वेरिएबल इज क्लोजर टू द कोड जिस जगह पे अभी मैं हूँ, सो दैट विल शैडो द इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ अकाउंट होल्डर नेम कहूँगा तो इसका मतलब हमेशा मैं मेथड लोकल वेरिएबल को कह रहा हूँ। जैसे मैं यश से कहूँ कि भाई यश मुझे एक चेयर उठा के दो, तो इनके पास दो चेयर है, एक इनके बगल में रखी है, एक पीछे रखी है। यश कौन सी चेयर उठा के देंगे? बगल वाली। मेक सेंस? तो अगर सिर्फ मैं अकाउंट होल्डर कहूँ तो इस कौन सा वेरिएबल को असेस करेगा? जो सबसे करीब है ये वाला, ये वाला नहीं करेगा, राइट? ये दूर है, इसलिए मुझे यहाँ पे दिस करना पड़ रहा है। एंड दिस इज अ रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट जिसके कंस्ट्रक्टर में कंट्रोल ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, यानी कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज तो कर रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन से पहले मेमोरी रिजर्व कर चुका है। हाँ, हम ये ज़रूर कहेंगे कि जब तक कंस्ट्रक्टर रन कर ना ले तब तक हम ऑब्जेक्ट को नहीं कहेंगे कि ऑब्जेक्ट बनाए, क्योंकि वो वैलिड, उसका स्टेट जो है इनवैलिड स्टेट है अभी। ठीक है, सारे वेरिएबल्स के इनिशियलाइज नहीं है। करेक्ट? क्लियर है भाई यहाँ तक? अंदर क्या हो रहा है, इसकी इमेज क्रिएट हो रही है ना थोड़ी सी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्रिएट कर रहे हैं। एक मेथड भी क्रिएट कर देते हैं डिफरेंस देखने के लिए। लेट मी से मेथड जो मैं कर रहा हूँ, मैंने अकाउंट होल्डर एज को छोड़ दिया है ना। राइट क्लिक कर रहा हूँ, मैं सोर्स पे जा रहा हूँ, जनरेट गेटर एंड सेटर्स। अकाउंट होल्डर एज बच गया था, इसके लिए मैं जनरेट कर दे रहा हूँ। देखिए, दो मेथड जनरेट होकर के आ गए, एक गेट अकाउंट होल्डर, एक सेट अकाउंट होल्डर। गेट अकाउंट होल्डर क्या कर रहा है? अकाउंट होल्डर गेट अकाउंट होल्डर एज क्या कर रहा है? अकाउंट होल्डर एज को रिटर्न कर रहा है, रीड करने के लिए। और सेट अकाउंट होल्डर क्या कर रहा है? एक अकाउंट होल्डर की वैल्यू को रिसीव कर रहा है और उसको इंस्टेंस वेरिएबल में असाइन कर रहा है, यानी उसकी वैल्यू को चेंज करने के लिए या इनिशियलाइज भी करने के लिए, दोनों ही काम के लिए, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में हमने एज को इनिशियलाइज नहीं करा है एक्सप्लिसिटली। करेक्ट? फंक्शन अच्छे से देख लो, गेटर सेटर देख लो एक बार, इन दोनों फंक्शन को समझ लो, ये दोनों फंक्शन किस काम के लिए बने हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। क्या रिटर्न टाइप? हाँ, बाइट इसलिए है ना क्योंकि जब तुम गेट अकाउंट होल्डर एज कर रहे हो तो तुम उसे कह रहे हो कि मुझे दो। दो का मतलब क्या है कि टेस्ट अकाउंट में जा करके, अच्छा अभी ये मैं जानबूझ के इसको कमेंट कर रहा हूँ, कुछ और एक्सप्लेन करूँगा अभी दोबारा से कमेंट करके। ठीक है, इसलिए मैंने इसको कमेंट करा। अकाउंट यश इज इक्वल टू न्यू अकाउंट यश कुमार। कितनी एज लिखने भाई यश कुमार तुम्हारी? कम बता रहे, ज़्यादा बता रहे? सही है, अच्छा ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है। अब यहाँ मतलब क्या हुआ? क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द अकाउंट क्लास। जेवीएम को रन टाइम पे इंस्ट्रक्शन है कि जब रन करो तुम तो क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंट क्लास बाय कॉलिंग the two are constructors and here are the values of the two argument. The first value is Yash Kumar, the other value is 21. ठीक है, first value is of type string, the second value is of type long. करेक्ट? ठीक है, अब ये कंट्रोल कहाँ पे आएगा? ये कंट्रोल अकाउंट क्लास के अंदर आएगा। अकाउंट होल्डर नेम में क्या आया होगा? यश कुमार आया होगा, जो यहाँ पे आया, और यहाँ से फिर यहाँ से होते हुए यहाँ पे आ गया। ठीक है, सिमिलरली अकाउंट नंबर में 21 आया होगा, 21 यहाँ से फिर यहाँ आया
और यहाँ से फिर यहाँ आया और यहाँ से ये हाईलाइट हुआ, यहाँ गया। क्लियर है बात? अकाउंट नंबर था ना, सॉरी मैंने अकाउंट, हाँ मैंने एज गलती से कर दिया है, अकाउंट नंबर था। अकाउंट नंबर में एक काम करता हूँ, कुछ नंबर ले देता हूँ, मैं मिस्टेक, ठीक है ये हो गया, ठीक है ये अकाउंट नंबर है, सॉरी ये अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर आया इस पर, ठीक है। तो ये दो काम तो किसने कर दिया इनिशियलाइज? कंस्ट्रक्टर ने कर दिया। अब बताओ एज की वैल्यू क्या होगी, अकाउंट होल्डर एज की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं इस पोजीशन पर वैल्यूज को प्रिंट कर दूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यश डॉट, सी प्लस प्लस में डैश और एरो की लगाते थे आप, राइट, यश डॉट अकाउंट होल्डर नेम प्रिंट कर दूं मैं, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यश डॉट अकाउंट नंबर प्रिंट कर दूं, ठीक है, और फिर लास्ट में जो एक वैल्यू है एज की, यश डॉट अकाउंट होल्डर नेम नंबर दिख रहा है, और क्या नहीं दिख रहा है हमें? एज नहीं दिख रहा है। एज तो नहीं दिख रहा है, एक मिनट, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट नहीं है ना। चलो गेट अकाउंट होल्डर एज मेथड कॉल कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये मैंने कॉल किया, ठीक है, मेथड जनरेट किया ना उसके लिए, गेट मेथड जनरेट किया है, हाँ अकाउंट नंबर के लिए मैंने दिस पार्ट यूज नहीं किया है क्या? देख लो मैं जरा, अच्छा ठीक है कर देते हैं, दिस डॉट अकाउंट नंबर इज इक्वल टू अकाउंट, ठीक है, तो ये हो गया। दोनों चीज़ को इनिशियलाइज करना था ना, दो वैल्यू आ रही थी, करेक्ट, ये दोनों कंस्ट्रक्शन इनिशियलाइज हो गए। अब अगर मैं इस वैल्यूज को प्रिंट करूंगा तो क्या मुझे आंसर क्या मिलेगा, क्या प्रिंट होगा? अकाउंट होल्डर और अकाउंट नंबर का तो वही वैल्यू आएगी जो हमने यहाँ पास किया है, और इसकी आप करें गार्बेज वैल्यू आएगी। रन करके देख लेते हैं, गार्बेज वैल्यू जावा में नहीं आती है अमूमन, जीरो। जीरो क्यों? क्योंकि बाइट इज अ न्यूमरिक टाइप, और न्यूमरिक टाइप का अगर इंस्टेंस वेरिएबल है, मेथड लोकल वेरिएबल नहीं, दोनों में डिफरेंस है, मेथड लोकल वेरिएबल नहीं, इंस्टेंस वेरिएबल है, और आपने उसको इनिशियलाइज नहीं किया है, तो उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिलेगी, और वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ज़ीरो होगी। अगर वो फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का जैसे फ्लोट या डबल होता तो 0.0 मिलती, कैर होता तो एम्प्टी कैरेक्टर मिलता, बूलियन होता तो फॉल्स मिलता, और अगर कोई रेफरेंस वेरिएबल होता तो उसको नल मिलता। जावा गार्बेज कलेक्टर किस काम के लिए होता है? हाँ, गार्बेज ड्रम का मतलब ये नहीं है कि गार्बेज वैल्यू देने के लिए बना होता है, वो गार्बेज कलेक्टर का मतलब क्या होता है? कूड़ा इकट्ठा करके ले जाने वाला, राइट। कूड़ा क्या चीज़ होती है जो आपकी यूज़ की नहीं रह गई, बेकार चीज़, टूटी फूटी चीज़ें, बेकार चीज़ें। तो हर वो ऑब्जेक्ट जिसका कोई भी रेफरेंस वेरिएबल ना हो, यानी कोई भी रेफरेंस वेरिएबल उसको पॉइंट ना कर रहा हो, है ना, वो एक तरह से आइलैंड में आइसोलेशन में पड़ गया, तो इसको यूज़ नहीं कर रहा है, ठीक है, वो अब गार्बेज हो गई। तो गार्बेज कलेक्टर रूटीन उस एल्गोरिथम को कहते हैं कि जब वो रन करेगी
तो मेमोरी में ऐसी आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट जिनका अब कोई भी रेफरेंस मौजूद नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं होने का मतलब क्या है, कोई भी उसका यूज़र मौजूद नहीं है ना, कोई भी क्लास उसको यूज़ नहीं कर रहा है, कोई भी कोड उसको यूज़ नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसको रिक्लेम कर लेगी, यानी उन ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर लेगी। जैसे गार्बेज कलेक्ट करके हम ले जाते हैं, जाके डंप करते हैं वहाँ पे, और रिसाइकिल होके इरोज हो जाती है, राइट, करेक्ट, वरना वो आपके मेमोरी को क्लटर करता रहेगा, राइट। तो इस गार्बेज कलेक्टर पे जो गार्बेज आ रहा है उसका मतलब गार्बेज वैल्यू से नहीं है, ठीक है। तो हमें जो वैल्यू मिलेगी, अगर इंस्टेंस वेरिएबल है तो उस वैल्यू का कुछ ना कुछ इनिशियलाइज वैल्यू मिलेगी जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी। क्लियर हो गई। मेथड लोकल वेरिएबल के लिए ये बात नहीं है, क्योंकि मेथड लोकल वेरिएबल स्टैक में जाते हैं, हीप में नहीं जाते हैं। यानी अगर ये इंट x इज इक्वल टू 7 नहीं होता, ठीक है, अभी तक तो कोड कंपाइल कर रहा है। अब अगर मैं ऐसा लिखूं system.out.println x, x को मैं प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस लाइन ने मुझे कोई कंपाइलेशन एरर नहीं दिया, लेकिन ये लाइन मुझे कंपाइलेशन में एरर दे रही है। द लोकल वेरिएबल x मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, द लोकल वेरिएबल x मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। यानी अगर लोकल वेरिएबल है तो उसको इनिशियलाइज किए बिना आप उसको किसी भी पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल है तो आप उसको इनिशियलाइज नहीं भी कर रहे हैं तो उसको डिफॉल्ट वैल्यू मिलेगी। ये डिफरेंस क्लियर हो गया। लोकल वेरिएबल हमेशा इनिशियलाइज करना पड़ेगा जावा में, वरना आपको कंपाइलेशन एरर मिलेगी जहां आप पहली बार उसको यूज करने की कोशिश करेंगे, जैसे मैं प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये लाइन अगर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने डिक्लेयर करके छोड़ दिया है, एक कंटेनर बना के छोड़ दिया है, कंटेनर में कोई वैल्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप कहोगे उस कंटेनर की वैल्यू मुझे दो, तो कहेगा भैया पहले इनिशियलाइज करो इसको। इंस्टेंस वेरिएबल में फ़र्क इतना है कि इंस्टेंस वेरिएबल हीप पे जाता है, ऑब्जेक्ट के साथ स्टोर होता है, तो वहाँ कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो उस डाटा टाइप के लिए डिफ़ॉल्ट होती है वो उसमें इनिशियलाइज ज़रूर हो जाएगी, तो वहाँ ये प्रॉब्लम आपको नहीं देगा, ये कंपाइलेशन में एरर नहीं देगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैं पूछ दूँ आपसे कि इनमें से कौन सा कोड कंपाइलेशन फेलियर देगा और उसमें लोकल वेरिएबल भी इनिशियलाइज हो और इंस्टेंस वेरिएबल इनिशियलाइज हो, दोनों को मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो आप किसको टिक करेंगे? लोकल वेरिएबल में वो लाइन का स्टेटमेंट जो उसको यूज़ करने की कोशिश कर रहा है। क्लियर आई बात? डाउट है फिर समझना है, ठीक है। सो लोकल वेरिएबल कैन नॉट बी लेफ्ट अनइनिशियलाइज्ड while it is being used for something, some purpose, whereas instance variable can be left uninitialized, it will get a default value depending upon the type of the instance variable। कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है, ठीक है। अब जो मेथड्स हमने डिक्लेयर किए थे गेटर और सेटर, अब उस पर आते हैं, चूंकि भी कंफ्यूजन उसमें था ना। अब देखो गेट अकाउंट डिटेल से क्या हुआ था, इस मेथड को कॉल करने से क्या हुआ था, इस जगह पे वो वैल्यू 0 जो थी डिफॉल्ट वैल्यू रिटर्न होकर के आगे प्लेस हो गई और उसको println ने प्रिंट कर दिया, यही हुआ। मेथड का डिक्लेरेशन देखो क्या कर रहा है, ये अकाउंट में जाओ, ये अकाउंट होल्डर एज को रिटर्न कर रहा है। ध्यान दो यहाँ पे दिस नहीं लगा है इंस्टेंस वेरिएबल, लेकिन दिस नहीं लगा है, क्यों? जैसे मैंने एग्जांपल से कहा कि करीब वाली चेयर है, पास वाली चेयर है, मांगूंगा तो कौन से दोगे, तो करीब वाली देंगे, लेकिन अगर करीब वाली चेयर है ही नहीं तो बाय डिफॉल्ट पीछे उठ के जाके वहीं से लेके आएंगे ना, तो अभी यहाँ कोई शेडोइंग की प्रॉब्लम है ही नहीं, तो ये सीधे चला जाएगा इंस्टेंस वेरिएबल पे, तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ दिस लगाना जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर इसी के अंदर हम ऐसा कर देते कि एक वेरिएबल फॉर एग्जाम्पल इन टाइप का ही सही या किसी भी टाइप का, मैंने इस नाम से बस डिक्लेयर करके छोड़ दिया है ना, क्या हाँ फॉर एग्जाम्पल कर दिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इंटीजर टू बाइट, हाँ अब देखो ये क्यों ऐसा कह रहा है, मैं ये क्यों कह रहा है, ये अब ये जो अकाउंट होल्डर एज है इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्या सिलेक्ट हो रहा है, ये सिलेक्ट हो रहा है, राइट। अभी ये इंस्टेंस वेरिएबल पे नहीं जा रहा है, करीब वाली चेयर पे जा रहा है, राइट, और करीब वाली चेयर इंटीजर टाइप की है और रिटर्न हमने क्या प्रॉमिस कर रखा है, बाइट का, तो अभी क्या कंपाइलेशन में एरर दे रहा है, टाइप मिसमैच,
कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इन टू बाइट, क्योंकि अब ये करीब वाला इंटीजर है और रिटर्न टाइप प्रॉमिस्ड बाइट है। तो बड़ी वैल्यू मैं छोटे कंटेनर में डाल के भेजने की कोशिश करूंगा तो कंपाइलर कहेगा कंपाइलेशन में एरर, आई विल नॉट कंपाइल दिस कोड। ठीक है, अगर ये बाइट होता तो कंपाइलेशन तो सक्सेस हो जाता, लेकिन अभी भी ये जो रिफर कर रहा है वो किसको कर रहा है, करीब वाले को कर रहा है। हम दूर वाले को करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, दिस डॉट, यानी इंस्टेंस वेरिएबल को करना है तो दिस डॉट लगाना पड़ेगा। बात क्लियर होगी? तो इस लाइन को अगर मैं हटा दूं तो चाहे मैं रिटर्न दिस डॉट अकाउंट होल्डर एज कहूं या रिटर्न अकाउंट होल्डर एज कहूं, लोकल वेरिएबल के एब्सेंस में एक ही बात है। क्लियर हो गई? ठीक है, यहाँ रिटर्न टाइप क्यों है, क्योंकि इसको वैल्यू रिटर्न करनी है। सेटर में रिटर्न टाइप क्यों नहीं है, वॉइड क्यों है, क्योंकि सेटर वैल्यू को असाइन करने के लिए बना हुआ है ना, इसको कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करनी है। तो जब रिटर्न नहीं करनी है तो रिटर्न टाइप वॉइड हो गया। हाँ, असाइन करने के लिए इसको वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम अपने कोड से जब सेट करना चाहेंगे, मान लो प्रिंट करने से पहले अब मैं सेट कर देता हूँ यश डॉट सेट अकाउंट होल्डर एज, और मैंने इसको दे दिया 21। ठीक है, क्यों एरर क्यों दे रहा है भाई, क्या बात है? बाइट टाइप का है तो इसलिए ओके, चलो ठीक है, करेक्ट। प्रॉब्लम क्या आ रही थी बताओ, नोटिस किया आपने? जब मैंने ये कास्ट नहीं लगाया था तो कंपाइलेशन फेलियर हो रहा था। क्या फेलियर आ रहा था, मैसेज पढ़ो, मैसेज सब कुछ बताता है। द मेथड सेट अकाउंट होल्डर ब्रैकेट में बाइट लिखा हुआ है, यानी अकाउंट होल्डर में जो मैंने सेट मेथड बनाया है वो बाइट टाइप के डाटा टाइप के लिए डिफाइंड है, पैरामीटर बाइट का है उसका, बाइट 1 बाइट का होता है, छोटा होता है। इन द अकाउंट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर द आर्गुमेंट इंट, आपको बताया था न्यूमरिक वैल्यू हो तो डिफ़ॉल्ट टाइप इंट होता है, फ्रैक्शनल वैल्यू हो तो डिफ़ॉल्ट टाइप डबल होता है, फ्लोट और डबल में डबल होता है। और न्यूमरिक सिंपल न्यूमरिक हो तो बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग में डिफ़ॉल्ट क्या होगा, इंट होगा। तो ये लिटरल है, 21 लिटरल है ना, तो लिटरल बाकायदा वो इंटीजर बन जाएगा। जब वो इंटीजर बना तो पैरामीटर में जो सेट अकाउंट होल्डर है ये बाइट ले रहा है, इंटीजर चाहे 4 बाइट का होता है, बाइट 1 बाइट का होता है। तो बड़े कंटेनर की वैल्यू को हम छोटे कंटेनर में, वो कंपाइलर नहीं देख रहा है कि 21 जो है बाइट में फिट होगा, वो सिर्फ ये देख रहा है कि 21 है और ये इंटीजर है। ठीक है, वो ये देख रहा है। ठीक है, जब उसको इंटीजर समझ रहा है तो वो उसको कहेगा कि भाई छोटा कंटेनर में मैं इसको फिट नहीं करने वाला। इसलिए आपको कंपाइलेशन में एरर मिल रही थी, इसके लिए मैंने कंपाइलर को तसल्ली दी कि भाई तुम टेंशन मत लो, ये बाइट ही है और ये बाइट में फिट हो जाएगा। अब कंपाइलर शांत हो गया, वो देखा अच्छी बात है, ठीक है आप कह रहे हो तो मैं मान जाता हूँ, अब जो गलती होगी आप जानो, आपका काम जाने, मैं इसको पास कर दूंगा। आरी बात क्लियर? अब 21 जो है बाइट टाइप के वेरिएबल में पास हो जाएगा। अब ये 21 कहाँ रिसीव होगा, ये रिसीव होगा अकाउंट होल्डर एज में, और यहाँ से कहाँ आया, इस वेरिएबल में आया। इससे किस में असाइन हुआ, इधर असाइन हुआ है ना, ये कहाँ गया, इंस्टेंस वेरिएबल में ऊपर। क्लियर हो गई बात? क्लियर है? तो इसको वेरिएबल चाहिए, इसका पैरामीटर डिक्लेरेशन होना चाहिए ताकि ये इस वैल्यू को इंस्टेंस वेरिएबल में असाइन कर सके। इसको रिटर्न टाइप नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि इसको कोई वैल्यू वापस कॉलर के पास नहीं पहुंचानी है। ठीक है, क्लियर है? गेटर में क्या था, गेटर में कुछ वैल्यू सेट नहीं करनी थी, बल्कि रीड करके वैल्यू को वापस भेजना था कॉलर के पास जहां हम प्रिंट कर रहे थे इसको प्रिंट मेथड के अंदर। क्लियर हो गया भाई? ठीक है, ठीक है दोस्त, क्लियर है? 1 मिनट के लिए मैं इस को कमेंट में डाल देता हूँ, सोर्स टॉगल कमेंट कंट्रोल 7 होता है। कंस्ट्रक्टर को मैंने कमेंट में डाल दिया और
और मैं कंट्रोलर से सेव कर दे रहा हूँ। अब ध्यान दो भाई, दिमाग सिंक तो नहीं हो गया, समझ में आ रहा है ना? ये कंस्ट्रक्टर क्या था? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था। कितने पैरामीटर का था? दो पैरामीटर का था। उसको मैंने कमेंट में डाल दिया। अब आप समझ लो कि वो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो जिस कमेंट में है वो कोड का पार्ट फिलहाल एग्जीक्यूशन के लिए नहीं है। करेक्ट। अब आइए टेस्ट अकाउंट में। ये वाला कंपाइलर क्या कह रहा है? ये वाला कंस्ट्रक्टर क्या कह रहा है? द कंस्ट्रक्टर अकाउंट स्ट्रिंग कॉमा इंट इज अनडिफाइंड। मैंने आपसे बोला था ना कि दिस राइट साइड ऑफ द कॉल line is actually the call to the constructor. It's a call to the constructor. It's an instruction to the JVM that create an object of the account class by calling a constructor which is a 2 arg parameterized constructor. इसको 2 आर्गुमेंट चाहिए, ऐसा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज करो और ऑब्जेक्ट बनाओ। अब 2 आर्गुमेंट वाला पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर तो हमने कमेंट कर दिया है, वो तो है नहीं अब। तो कंपाइलर हमको क्या कंपाइलेशन एरर दे रहा है कि द कंस्ट्रक्टर अकाउंट, जो अकाउंट कंस्ट्रक्टर है that takes 2 parameter, one of the type string, the other of the type int, is undefined, that is not defined. ये एरर दे रहा है। करेक्ट। अब ये बताओ कि इससे पहले ये वाली जो लाइन थी यश न्यू अकाउंट, ये तो काम कर रही थी है? इसमें पैरामीटर पास नहीं हो रहा है। ये वाला मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। क्या कह रहा है ये? अच्छा, अकाउंट यश नहीं लिखा है ना मैंने, ठीक है। अब ये तो काम कर रहा है भाई। ये वाला कंस्ट्रक्टर भी तो नहीं है, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी तो नहीं है अकाउंट क्लास में। अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को मैंने कमेंट कर दिया है, हाँ, लेकिन वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इसलिए क्या हुआ, इसको ये एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है। और किसको एक्सेप्ट नहीं करेगा? अगर मैं अकाउंट वाजिब को ऐसे कर दूं, न्यू अकाउंट वाजिब, भाई पूरा नाम क्या है आपका? वाजिब अली। इनका अकाउंट नंबर मैं देता हूँ समथिंग सम वैल्यू। ठीक है, क्या हो गया? कुछ गड़बड़ कर रहा हो क्या? देखो जरा। हाँ, अभी वो कंस्ट्रक्टर भी कमेंटेड है ना, इसलिए। अब देखो, ये कंस्ट्रक्टर है जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है, ये कंपाइल हो रहा है। ये कंस्ट्रक्टर कंपाइल नहीं हो रहा है क्योंकि टूअर कंस्ट्रक्टर जो हमारा है वो कमेंटेड है ना? ये सिचुएशन है ना अभी। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे भाई? देखो, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ मौजूद है, इसलिए नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो कॉल हो रहा है या नोअर कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है वो कंपाइल हो रहा है। टूअर कंस्ट्रक्टर कमेंट में है तो ये कॉल नहीं हो रहा है, राइट? अब मैं क्या कर रहा हूँ, टूअर कंस्ट्रक्टर को कमेंट से हटा रहा हूँ। हट गया। ठीक है, हट गया। अब जो क्लाइंट कोड है, वो कोड जो इसको यूज कर रहा है इस क्लास को, उस कोड में जाके वापस देखते हैं। ये वाला कोड कंपाइल करने लगा। क्या करते हैं यार, एल लगाते हैं। एक मिनट,
गाँव की रेंज से बाहर चला गया था संभव। गाँव की रेंज से बाहर तो नहीं आना चाहिए था। ठीक है, ठीक है भाई। तो देखो मैंने क्या करा, मैंने ये वाला कंस्ट्रक्टर अब वापस से ला दिया है, टू और कंस्ट्रक्टर। तो इस कोड में क्या हुआ, ये वाला लाइन जो है कंपाइल होने लगी, क्योंकि वाजिब वाला कंस्ट्रक्टर जो है वो दो और कंस्ट्रक्टर ले रहा है। ठीक है, ये वाला चलना क्यों बंद हो गया, ये कंपाइलेशन दे रहा है ना, द कंस्ट्रक्टर अकाउंट विथ नो आर्गुमेंट इज अनडिफाइंड। अब ये इसको अनडिफाइंड करने लगा, पहले तो अनडिफाइंड नहीं कह रहा था। सी प्लस से पढ़ा होगा, सेम कंसेप्ट है, कुछ डिफरेंस नहीं है बेटा। क्या पढ़ा है वहाँ बताओ, जो वहाँ पढ़ा है वही यहाँ पे है। अगर एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप ढंग से पढ़ लेते हो तो दूसरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको 10 to 20% ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपको सिंटेक्स सीखना होगा बस। कंसेप्ट सारे के सारे वैसे ही हैं, कंसेप्ट साइंस होती हैं, सिंटेक्स टेक्नोलॉजी का पार्ट होता है। ठीक है, साइंस चीज नहीं होती है, फंडामेंटल साइंस की बात कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्टर ओवरराइड होता है ओवरराइड का किस्सा तभी आएगा जब पेरेंट क्लास होगा, चाइल्ड क्लास होगा ना। भाई अभी ये काम कर रहा था, पैरामीटर हटा दिए, लेकिन पहले भी तो जब जब ये वाला मैंने कमेंट कर रखा था दो आर्ग वाला, तब तो ये काम कर रहा था ना। अब हमने सिर्फ इतना करा है कि दो आर्ग वाले को अनकमेंट कर दिया है, मतलब दो आर्ग वाले कंस्ट्रक्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया है। जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसको मैंने छेड़ा तो नहीं है ना। तो वो जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो पहले कॉल हो रहा था, अब वो कंप्लेंट कर रहा है कि भाई ऐसा कोई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कि नो आर कंस्ट्रक्टर हो वो अवेलेबल नहीं है हमारे पास। द कंस्ट्रक्टर अकाउंट विथ एम्प्टी पैरामीटर लिस्ट इज अनडिफाइंड, ये तो कह रहा है ना। बिल्कुल सही बात है, वही कह रहा हूँ। वहाँ पे क्या था, अभी देखो, अभी मैं काम करता हूँ, इसको दोबारा से मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, Ctrl+7, ये कमेंट में गया, एरर कहाँ आई, यहाँ आई, ये एरर चली गई। मैं जो कुछ कर रहा हूँ इस कंस्ट्रक्टर के साथ कर रहा हूँ ना, इसके साथ तो कोई छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ, है ना। जब मैं इस कंस्ट्रक्टर को हटा दे रहा हूँ तो यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन मैं इस कंस्ट्रक्टर को ला दे रहा हूँ तो यहाँ प्रॉब्लम तो जानी चाहिए वो चली जा रही है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस हो जा रही है। ये बात क्लियर है, ये क्यों हो रही है मैं ये पूछ रहा हूँ। देखो मैं वापस लाता हूँ उसको, Ctrl+Z किया, अब देखो है, अगर हमने इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या होगा, पैरामीटराइज पे ही जाएगा। क्यों, भाई पहले तो नॉन पैरामीटराइज पे जा रहा था, कुछ भी नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनो भाई, बहुत ध्यान इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान सुनो। इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि आपने चूंकि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया है, इसलिए अब उसने नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था उसको पहचानने से इनकार कर दिया है। तो इसका मतलब क्या बनता है कि जब तक आपने अपने से कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा था तब तक ही कंपाइलर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेगा कि वो एक नो आर्ग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को आपके बिहाफ पे कंपाइल डॉट क्लास फाइल में इंसर्ट कर रहा है। अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली और एक भी कंस्ट्रक्टर, चाहे वो 1 आर कंस्ट्रक्टर हो, चाहे 2 आर कंस्ट्रक्टर हो, चाहे वो 0 आर कंस्ट्रक्टर हो, आपने कंस्ट्रक्टर बना दिया तो फिर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपने आप कंपाइलर पे इंसर्ट नहीं करेगा। अब कंपाइलर क्या कहेगा, भाई तुम कंस्ट्रक्टर बना रहे हो, देन आई एम नॉट इन द गेम, ठीक है, मैं हट रहा हूँ। करेक्ट बात क्लियर हुई। तो एक रूल आपको ये याद रखना है अब, if you have initialized even a single constructor then the compiler is not going to insert the default constructor for you, or the compiler is not going to create a default constructor for you.
सी प्लस प्लस में भी यही रूल है, ठीक है, वहाँ पे भी कोई अलग रूल नहीं है। बात क्लियर हो गई बात गाइस? खेलना छोड़ो यार, सीख लो। अभी जॉब पे जाओगे, धक्के खाओगे, 4 बात सुनोगे, तब सीखोगे, फायदा क्या है? आज मेरी बात सुन लो, किसी और की बात सुनने से बच जाओगे, वहाँ ज़्यादा जिल्लत होगी। टीचर तो बहुत करेगा, तुम्हें डांट ही देगा, और क्या करेगा, है ना? फिर भी तुम्हें अपना स्टूडेंट ही समझेगा, है ना? माँ बाप भी तो डांटते हैं ना, तो डांटने के बाद क्या करते हैं, तो घर से निकाल देते हैं क्या? मानते तो अपना बेटा ही है ना, तो हम भी डांटेंगे तो यही करेंगे, और क्या करेंगे? लेकिन जॉब में तुम्हारा बॉस होगा, वो तुमको कुछ उसका रिलेशनशिप नहीं है तुमसे, कोई रिश्ता नहीं है, वो तो बैठा ही इसलिए कि कब इसकी कमी निकालूँ और मैं इसके पैसे काटूँ। समझ रहे बात? तो यहाँ मेरी बात सुन लो, वहाँ सुनने से बच जाओगे, ठीक है? और अगर बात समझ ना आ रही हो तो ये बता दूं तुम्हारी जानकारी के लिए कि 2013 तक 9 साल में डेवलपमेंट में ही था, इंडस्ट्री से ही आया हूँ मैं। आप जो जा करके वहाँ पे इंस्टीट्यूट में पैसे दे करके 25,000 रुपये दे करके जो सीखोगे ना, वो साल 2 साल वाले जो आपको सिखाएंगे, उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस बता सकता हूँ मैं आपको। लेकिन उसके लिए पहले आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, ठीक है? और ये बहुत नॉर्मल सी बातें हैं, कोई आइंस्टीन लेवल की बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बातें हैं, हर आदमी कर सकता है, ठीक है? तो ध्यान दो भाई, ठीक है? क्या रूल बताया कि अगर आपने कंस्ट्रक्टर इंसर्ट कर दिया है, चाहे कैसा भी करा है, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अब आपको कंपाइलर बना के नहीं देने वाला, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मुझे ये कंस्ट्रक्टर भी चाहिए और ये कंस्ट्रक्टर भी चाहिए, ठीक है? तो हमें दोनों कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा अपने से। यानी ये कंस्ट्रक्टर जो कि नो आर कंस्ट्रक्टर है, जो कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के तौर पे इंसर्ट होता था, वो अब हमें खुद बनाना पड़ेगा। हम क्या कहेंगे, यहाँ पे कुछ ऐसा कोड लिखेंगे, तब ये कंपाइलेशन एरर जाएगी। अकाउंट इतना भी कर दिया, स्पेलिंग मिस्टेक है ना, इतना भी करके खाली छोड़ दिया हमने, कुछ भी नहीं करा, खाली छोड़ दिया। इधर देखो, इधर आपकी कंपाइलेशन एरर चली गई। क्लियर हो गई? इसमें एमसीक्यू वगैरह बहुत आते हैं, कंफ्यूजिंग आते हैं, ठीक है? अब बताओ, मेथड और कंस्ट्रक्टर के एक और डिफरेंस पे आते हैं। अकाउंट क्लास के पास कितने कंस्ट्रक्टर हैं? अकाउंट क्लास के पास कितने कंस्ट्रक्टर हैं? 2 कंस्ट्रक्टर हैं। इसका मतलब जैसे पहली बात तो ये हो गई, जैसे फंक्शन ओवरलोड होता था वैसे कंस्ट्रक्टर भी ओवरलोड हो सकता है, ठीक है? ओवरलोडिंग है, ओवरराइडिंग नहीं है, ये ओवरलोडिंग है। नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर हैज टू बी सेम एज द नेम ऑफ द क्लास। इट शुड नॉट हैव अ रिटर्न टाइप। इट कैन हैव पैरामीटर, इट कैन हैव स्टेटमेंट्स, ठीक है? बट द डिफरेंस बिटवीन अ फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन अ कंस्ट्रक्टर एंड अ फंक्शन इज कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव अ रिटर्न टाइप, वॉइड भी नहीं लगेगा, ठीक है? अगर मैं इसके आगे वॉइड लगा दूं तो क्या कंपाइलेशन फेल हो जाएगा? मैंने आपको रूल बताया कि कंस्ट्रक्टर के आगे कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लगेगा, वॉइड भी नहीं लगेगा। अगर मैं वॉइड छोड़ो इंटीजर ही लगा दूं तो क्या, फिर वो फंक्शन बन जाएगा, राइट? अगर मैं इसको इंट लगा दूं तो सबसे पहले तो एरर मैसेज ये क्या दे रहा है, देखो, द मेथड मस्ट रिटर्न अ रिजल्ट ऑफ टाइप इंटीजर। ये नहीं कह रहा है कि तुमने ये कंस्ट्रक्टर नहीं बना करके मेथड बना दिया है, ये कह रहा है कि अच्छा अकाउंट हो सकता है तुम मेथड बना रहे हो, क्योंकि मेथड का नाम भी बाई कन्वेंशन में कह रहा हूँ, कैमल केस में स्मॉल पहला जो वर्ड है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करो, बट एज पर द रूल तो नहीं है ना ऐसा, तो अलाउ तो करेगा कंपाइलर उसको। तो कह रहा है अच्छा ये मेथड तुम बना रहे होगे जो इंटीजर टाइप रिटर्न कर रहा है, गलती ये कर रहे हो कि इंटीजर रिटर्न नहीं कर रहे हो, प्रॉमिस करके अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर रहे हो। अब मैं कहूँगा अच्छा ठीक है लो भाई, रिटर्न 5 कर दिया मैंने, प्रॉब्लम सॉल्व। बट दिस इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर, दिस इज अ मेथड। जैसे ही मैंने ऐसा किया तो आप देखो इसका प्रूफ क्या हुआ, फिर से कंपाइलेशन फेल हो गया। क्या कह रहा है, द कंस्ट्रक्टर अकाउंट विथ नो पैरामीटर इज अनडिफाइंड, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टर बचा ही नहीं, ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चन भी देखना जहाँ पे मेथड की तरह से डिफाइन कर रखा है और वो कंस्ट्रक्टर नहीं है एक्चुअली। तो रूल आपको याद रखना है कि कंस्ट्रक्टर, अगर कंस्ट्रक्टर है तो इट शुड नॉट हैव अ
रिटर्न टाइप। अब ये कंस्ट्रक्टर बना, करेक्ट। उधर भी देखो एरर चली गई, क्लियर है। कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड, ये नो आर कंस्ट्रक्टर है, ये टू आर कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। जैसे मेथड या फंक्शन ओवरलोड करते हैं, ठीक है, यानी कंस्ट्रक्टर के नेम को रीयूज कर रहे हैं। अब इसमें कितने मेथड्स हैं ये बताओ, कितने फंक्शंस हैं अकाउंट क्लास में, कितने फंक्शंस हैं? दो हैं। गेट अकाउंट होल्डर एज, भले ही स्पेलिंग मिस्टेक है, गेट अकाउंट होल्डर, सेट अकाउंट होल्डर एज। अच्छा, इसमें हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी है ना, है ना। अब अगर कोई गलती मुझे बाद में पता चली तो हम उसको क्या कहते हैं, टेक्निकल टर्म में कहते हैं कि अब उसको हम सही करना चाह रहे हैं तो हम रिफैक्टर करना चाह रहे हैं, कोड को रिफैक्टर करना चाह रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक सही करने की कोशिश करूँगा तो देखो यहाँ भी सही करना पड़ेगा, यहाँ भी सही कर, ये कन्वेंशन से बाहर हो गया। जैसे एरर तो नहीं दे रहा है लेकिन ये कन्वेंशन से बाहर हो गया। कन्वेंशन में गेट के आगे एग्जैक्टली वही नेम होना चाहिए जो वेरिएबल का नेम है, तो अब ये डबल ओब लग गया, यहाँ पे सिंगल ओब ने कर दिया, तो कन्वेंशन से बाहर हो गया एक मिस्टेक, जो कि शायद हम पकड़ भी ना पाए एक नज़र में। वेरिएबल्स का नाम चूंकि एक्सेस हो रहा है इंस्टेंस वेरिएबल, इसमें कंपाइलेशन एरर आनी शुरू हो गई, ये भी कन्वेंशन से बाहर हो गया। तो अगर ये 1000 जगह ऐसा यूज़ हो रहा होगा तो 1000 जगह हमें जाके मैनुअली हर चीज़ को ट्रेस आउट करके सही करना पड़ेगा। उसके लिए तरीका ये है कि आप ऐसा ना करें, अगर आपको चेंज करना है तो इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, सोर्स के नीचे रिफैक्टर ऑप्शन आता है, उस पर जाइए, रीनेम करिए। अब रीनेम करने में जब आप यहाँ से अब एक ओ को डिलीट करके इंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए कंटिन्यू, ये सब इसने चेंज कर दिया। हाँ, जो गेटर और सेटर मेथड्स हैं इसको ये ऑटोमेटिकली नहीं ले रहा है। अभी आईडी आपका इतना इंटेलिजेंट नहीं है, ये आपको मैनुअली करना पड़ेगा अभी। ठीक है, बात समझ में आ गई? बात क्लियर है? तो दो मेथड भी हमारे पास है, एक गेट अकाउंट होल्डर एज, एक सेट अकाउंट होल्डर एज। अब टेस्ट अकाउंट ये क्यों एरर दे रहा है बताओ जरा, उधर मेथड का नाम चेंज किया है ना, सही है। डबल ओ यहाँ से भी डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है गाइस, सही है। अब देखो यहाँ मैं दोबारा से, यहाँ मैंने सेट अकाउंट होल्डर यहाँ कॉल किया है ना, यश डॉट सेट अकाउंट होल्डर। अगर मैं दोबारा से चेंज करना चाहूँ यश का नाम, यश डॉट अकाउंट होल्डर नेम, इनकी 10th की मार्कशीट में जो नाम था उसकी स्पेलिंग मिस्टेक थी फॉर एग्जांपल, ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई मैं अपना नाम, मैंने एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया है कि मेरा नाम गलत छपा था, मैं उसको चेंज कर रहा हूँ, तो इन्होंने कर दिया फॉर एग्जांपल, यश बुरा मत मानना आप, ठीक है, यश कुमार सिंह कर लिया इन्होंने फॉर एग्जांपल, ठीक है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है, नाराज तो नहीं हो रहे भाई, ठीक है, ठीक है, इन्होंने ये लगा दिया। तो अब कहने का मतलब ये है कि जब सेट अकाउंट होल्डर नेम, मैंने सेकंड अकाउंट होल्डर नेम, अच्छा हमने मेथड क्या बनाया था, एज बनाया था ना, तब तो चलो नाम की जेंडर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इनको नाराज क्यों करते हैं हम, हमें एज ही तो चेंज करनी है इनकी, एज तो अगले साल ऐसे ही चेंज होगी। अकाउंट होल्डर एज, अगले साल ये 22 साल के हो गए, मान लीजिए अगले साल इनका बर्थडे आ गया और ये 22 साल के हो गए, सेट लगाना है ना। क्या मिस्टेक हो रही है, यश डॉट सेट अकाउंट होल्डर एज 22। अब क्या करें, बाइट लगाना पड़ेगा क्योंकि ये छोटा बकेट हो गया, ठीक है। सेटअप मेथड को मैं जितनी बार चाहूँ उतनी बार कॉल करूँ इस रेफरेंस वेरिएबल के ऊपर, मेथड को यानी किसी भी मेथड को जितनी बार चाहूँ उतनी बार कॉल करूँ। कंस्ट्रक्टर कहाँ कॉल हुआ था, यश के लिए यहाँ पे कॉल हुआ था, यहाँ पे कॉल हुआ था। क्या ऑब्जेक्ट बनने के बाद उस ऑब्जेक्ट के लिए दोबारा कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जा सकता है एक्सप्लिसिटली? भाई यश डॉट सेट अकाउंट होल्डर एज मेथड को तो मैं दोबारा से कॉल कर रहा हूँ ना, क्या मैं कंस्ट्रक्टर को दोबारा से कॉल कर सकता हूँ, यश डॉट, क्या मुझे अकाउंट का कंस्ट्रक्टर कहीं यहाँ दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो कंस्ट्रक्टर इज अ वन टाइम अफेयर, क्लियर है।
मेथड होता तो मैं जितनी बार चाहता कॉल करता। अब बताओ कौन इसको कहना चाहेगा कि ये मेथड है? कौन इसको कहना चाहेगा मेथड है? दो डिफरेंस एटलीस्ट मिला। एक डिफरेंस ये मिला कि इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। दूसरा डिफरेंस ये हुआ कि जैसे आप मेथड को बार बार आप डॉट ऑपरेटर लगा के आप जितनी बार चाहे कॉल करें, उसको आप कंस्ट्रक्टर को आप दोबारा से कॉल नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्टर को कौन कॉल करता है? जेवीएम कॉल करता है जब उसको ऑब्जेक्ट बनाता है आपके बिहाफ पर। आप सिर्फ उसके लिए इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, कॉल जेवीएम कर रहा है। इनफैक्ट आप कंस्ट्रक्टर को खुद से कॉल भी नहीं कर रहे हैं। करेक्ट? क्लियर हुई बात? तो कंस्ट्रक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम मेथड। इट लुक्स लाइक अ मेथड काफ़ी हद तक, उसके भी पैरामीटर होते हैं, उसमें भी स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई ठीक है, क्या क्या कंस्ट्रक्टर में रिटर्न स्टेटमेंट आप ऐड कर सकते हैं क्या? जब रिटर्न टाइप ही नहीं है रिटर्न स्टेटमेंट नहीं ऐड कर सकते आप, कंपाइलेशन में फेलियर हो जाएगा, है ना। एग्जैक्टली वो स्पेशल मेथड कहना उसको गलत है, ठीक है। वो किताब अक्सर पुरानी किताबों ने समझाने के लिए लिख दी है आपको, लेकिन टेक्निकली दैट्स अ रॉन्ग फ्रेज टू बी यूज्ड। कंस्ट्रक्टर इज अ डिफरेंट थिंग, मेथड इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। क्लियर हो गई बात? क्या करें, रोके इस पे? हो गया आज का है।